तो आज का हमारा संविधान का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। 2-3 दिन से आप सबको संविधान का वीडियो नहीं मिल पाया था। तो संविधान पढ़ते समय हम लोगों ने अंतिम जो हमारा लेक्चर था वो अनुसूचियों को लेकर के था। इसके बाद भारतीय संविधान जब बना तो उसमें 22 भाग हैं और उस पर डिस्कस हुआ था। तो अब हम शुरुआत से यानी अनुच्छेद 1 से या भाग 1 से अपने संविधान को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे उसमें जो हमारा पहला भाग है, यानी भारतीय संविधान का जो पहला भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र को बताता है। यानी भारतीय संविधान का जो प्रथम भाग है वो किसको बताता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी यहाँ पर पहली चीज़ आपको समझना है कि भारत के लिए संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और भाग 1 हमारा जो है वो 1 से 4 तक विस्तारित है, यानी इसमें अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 आते हैं। इसमें वर्णित क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये जो हमारा आज का भाग होगा इसमें हम एक तो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हमारे जो 4 अनुच्छेद हैं उनमें क्या बताया गया है। दूसरा हमारा जो ये भाग है ये भारत की संघीय प्रवृत्ति के बारे में बताता है। और यहाँ पे आपको समझना होता है कि भारत संघ है या परिसंघ है या किसके समान संघ है। जैसे इस बार की जो पीसीएस की 2018 की मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें भारतीय संघ और अमेरिकन संघ के बीच में तुलना आई थी। तो ये भी हमें समझना होता है कि जो परिसंघ होते हैं यानी उनके लिए अंग्रेजी में शब्द है फेडरेशन, और जो भारत का संघ है उसके लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया गया है यूनियन। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप इस भाग को समझेंगे। यानी कि हमारा भाग 1 संविधान का जो भाग 1 है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तारित है। इसमें क्या बताया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब इसमें जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, जब इसको हम बहुत सरल भाषा में पढ़ते हैं तो हम पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और इतने पर हम समाप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी बातें नहीं हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको मैंने पॉइंट किया है और मैं इनको समझाने का प्रयास आपको करता हूँ। तो इसमें क्या क्या आएगा ये आपको समझना है। सबसे पहला आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अनुच्छेद 1 है वो अनुच्छेद 1 जो है उसके 3 भाग हैं, यानी उसका पहला भाग, उसका दूसरा भाग और उसका तीसरा भाग। यहाँ पर यानी अनुच्छेद 1 का पहला सेक्शन है, फिर दूसरा सेक्शन है, फिर तीसरा सेक्शन है। इन तीनों को जब आप समझ लेंगे तो आपकी संपूर्ण समझ अनुच्छेद को लेकर के बनेगी। तो अब हम आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं पहले कि अनुच्छेद 1 क्या है, और इसी के बाद हम सब डिस्कस करेंगे कि जो हमारा संघीय प्रवृत्ति है वो कैसे परिसंघ के मामले में या परिसंघीय प्रवृत्ति से अलग है। तो सबसे पहले आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, यानी अनुच्छेद 1 का जो पहला सेक्शन है, फर्स्ट, यानी कि अनुच्छेद 1 का जो पहला भाग है वो क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस अनुच्छेद में आपके काम की 2 प्रमुख बातें हैं। पहली बात क्या है? भारत अर्थात इंडिया। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि भारत अर्थात इंडिया का मतलब क्या है? तो भारत अर्थात इंडिया का सरल मतलब ये है कि संविधान सभा में दोनों नाम के पक्ष में विपक्ष में कुछ लोग थे। जैसे कुछ लोगों का मानना था कि भारत नाम ही रखा जाए, कुछ लोग इंडिया आधुनिक नाम के रखने के पक्ष में थे। तो नामकरण के मामले में भारत और इंडिया दोनों कॉन्सेप्ट चल रहे थे। तो अंत में ये फैसला लिया गया कि हम दोनों नामों को संविधान में प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये शब्द लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया, इसको हम कह सकते हैं कि ये भारत का संवैधानिक नाम है। यानी एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले बना भी है, आपसे अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत अर्थात इंडिया का अर्थ क्या होता है या भारत अर्थात इंडिया क्या है, तो ये भारत का संवैधानिक नाम है। यानी जब भी आपसे भारत का संवैधानिक नाम पूछेगा तो आपको एक नहीं बताना है। एक नहीं बताना है मतलब भारत या इंडिया नहीं, दोनों, भारत अर्थात इंडिया, ये भारत का संवैधानिक नाम है। ये क्वेश्चन पहले कुछ एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षाओं में आया हुआ है। तो पहली चीज़ यहाँ पर अनुच्छेद 1 का जो पहला भाग है वो हमें ये बताता है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है। तो भारत का संवैधानिक नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। दोनों, जब भी एग्जाम में आपसे पूछेगा ऑप्शन इस तरह से हो सकते हैं, भारत इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, या भारत अथवा हिंदुस्तान, जो भी ऑप्शन हो आपको ये चीज़ देखनी है।
और उसके बाद क्या कहा गया है कि राज्यों का संघ होगा, यानी यहाँ पर भारतीय संघ को राज्यों का संघ कहा गया है। और एक बात यहाँ पर आप बेहतर समझ लीजिए कि भारतीय संघ के लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो यूनियन प्रयोग हुआ है, फेडरेशन नहीं प्रयोग हुआ है, यानी संघ प्रयोग हुआ है, परिसंघ नहीं प्रयोग हुआ है। इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। तो राज्यों का संघ होगा, यानी राज्य जो है वो संघ की इकाई है, राज्यों से मिलकर के संघ बनेगा। ये अनुच्छेद 1 का पहला सेक्शन कहता है। अनुच्छेद 1 का जो दूसरा भाग कहता है वो क्या कहता है कि राज्य एवं राज्य क्षेत्र, यानी भारत का जो राज्य है, यानी जो हमारा संघ है, उसमें क्या आएगा, तो राज्य एवं राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं या विनिर्दिष्ट होंगे। मतलब हमारे संघ में कौन सा राज्य शामिल होगा, कौन सा राज्य क्षेत्र शामिल होगा, तो यहाँ पे बताया गया है भाग जो 2 है अनुच्छेद 1 का, उसमें ये बताया गया है कि राज्य और राज्य क्षेत्र में वे भाग शामिल होंगे जो हमारी किस अनुसूची में है, पहली अनुसूची। ये आप पढ़ चुके हैं, पहली अनुसूची में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं या जो पहली अनुसूची में सरल भाषा में बताए गए हैं। अब अनुच्छेद 1 का जो तीसरा पार्ट है वो क्या कहता है, वो भारत के राज्य क्षेत्र को बताता है। किसी वीडियो में इस बात पर मैंने डिस्कस किया था कि राज्य क्षेत्र शब्द व्यापक है और जो संघ शब्द है वो संकीर्ण है। संघ में राज्य आते हैं, केवल राज्यों का संघ, लेकिन जो राज्य क्षेत्र है वो व्यापक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो ध्यान दीजिए, राज्य क्षेत्र में क्या आता है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी हमारे राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल, उसमें सबसे पहला क्या है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी हमारे जितने राज्य हैं। जैसे वर्तमान में राज्यों की संख्या जो भी है, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में सबसे पहले क्या आएगा, राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी जितने राज्य हैं। और दूसरा क्या आएगा, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यानी इसमें राज्य के राज्य क्षेत्र तो आएंगे ही आएंगे, पहली अनुसूची में बताए गए संघ राज्य क्षेत्र भी आएंगे। और तीसरा इसमें क्या बताया गया है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। यहाँ पे महीन अंतर है, इसको समझेंगे। भारतीय जो संघ है वो किसका संघ है, वो राज्यों का संघ है, लेकिन जो भाग 3 है अनुच्छेद 1 का, वो किसकी व्याख्या करता है, राज्य क्षेत्र की परिभाषा देता है। एग्जाम में कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन आए कि राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, तो राज्य क्षेत्र में सरल भाषा में राज्य के राज्य क्षेत्र यानी राज्य शामिल हैं, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र शामिल हैं जो अर्जित किए जाएं। अर्जित करने का मतलब है कि जहां तक भारत की संप्रभुता विस्तारित हो, मतलब कोई हिस्सा हमारे भारत के साथ विलय हो जाए या अधिग्रहण के द्वारा हमको मिले या हम उसको वैध तरीके से जीत लें, तो वो राज्य क्षेत्र भी हमारे राज्य क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा या वो क्षेत्र भी हमारे राज्य क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा। तो ये पूरे अनुच्छेद 1 की व्याख्या है, पहले आप इसको समझेंगे। तो अनुच्छेद 1 को मेरी समझ से आप बेहतर समझ गए होंगे। अनुच्छेद 1 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो यहाँ पे इस बात पर जरूर विचार करना होता है कि हमारा जो संघ है वो कैसे एक परिसंघ से अलग है, फेडरेशन से कैसे अलग है। तो थोड़ा पीछे मैं आपको ले चलूँगा। आप जानते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के समान है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है क्या, परिसंघ बनाम संघ। तो यहाँ पर परिसंघ का मतलब है फेडरेशन और संघ का मतलब है यूनियन। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा कि भारतीय संघ यानी कि जो यूनियन है वो फेडरेशन से किस मामले में अलग है। तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है, यानी इस शब्द का अंग्रेजी में मतलब है फेडरेशन बनाम या फेडरेशन वर्सेस यूनियन। तो इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है या कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो एक टॉपिक आपका होता है मुख्य परीक्षा में भी और प्रारंभिक परीक्षाओं में भी, उसमें क्या होता है कि विभिन्न संविधानों की मोटी मोटी तुलना होती है। जैसे ब्रिटेन का संविधान और भारतीय संविधान किन किन मामलों में समान है, कौन कौन से मामलों में असमान है। फिर अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, फिर अमेरिका की संघीय व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले आपने क्या जाना कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। अब एक होते हैं परिसंघ और एक होते हैं संघ। तो यहाँ पे
परिसंघ की अगर हम क्लासिकल परिसंघ की बात करें, क्लासिकल फेडरेशन की बात करें, तो वहाँ पर राज्यों को बहुत सारे अधिकार होते हैं। इसके पहले एक कन्फेडरेशन होते थे। कन्फेडरेशन में राज्यों को अलग होने की भी पूरी स्वतंत्रता होती थी, लेकिन कन्फेडरेशन अब विश्व में नहीं पाए जाते। परिसंघ या फेडरेशन का एक अच्छा उदाहरण है अमेरिका। हालांकि अमेरिका में राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन वहाँ के राज्य भारतीय राज्य की तुलना में ज़्यादा अधिकार रखते हैं। जैसे अमेरिका के जो राज्य होते हैं उनका अपना संविधान होता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसके अलावा अमेरिका में संघ राज्यों को भंग नहीं कर सकता, न राज्य का नाम बदल सकता है, ना ही राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे दूसरा मामला है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि भारत एक संघ है और संघ का तात्पर्य अंग्रेजी में क्या है, यूनियन है। और अमेरिका के लिए क्या प्रयोग किया गया है, फेडरेशन। तो अमेरिका में और भारत में क्या अंतर है, तो सबसे पहले हम भारत के संघ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रारूप समिति जब भारतीय संविधान के ड्राफ्ट को तैयार कर रही थी तो उसने जानबूझ करके संघ शब्द का प्रयोग किया था, यूनियन शब्द का प्रयोग किया था। उसके कुछ कारण हैं जिनको मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय संघ है, जो भारतीय संघ है वो प्रांतों से समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिका के अनेक प्रांत समझौते के द्वारा संघ में शामिल हुए हैं, या कई बार ऐसा होता है कि अनेक प्रांत कुछ समझौते करके एक संघ को अपनी शक्तियां सौंप देते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, भारतीय संघ प्रांतों या राज्यों से समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रांत समझौते या शर्तों के साथ भारतीय संघ में शामिल नहीं हुआ है। तो फिर यहां पर मामला आता है कि भारतीय संघ बनाए क्यों गए, मतलब भारतीय संघ में राज्य बनाए क्यों गए हैं। तो यहां पे कहा गया है कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा हेतु किया गया है या प्रशासनिक कारणों के लिए किया गया है। यानी हमारे जो राज्य बने हैं वो प्रशासनिक कारणों से बने हैं, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और ना ही वो अमेरिका जैसे राज्यों के समान शक्तियां रखते हैं। तो पहली चीज़ आपको स्पष्ट ध्यान रखनी है कि भारत एक यूनियन है, और यूनियन में क्या है कि पहला चीज़ यहाँ पर क्या है कि भारतीय संघ प्रांतों से समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ पर राज्यों के गठन का आधार क्या है, प्रशासनिक सुविधा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कोई भी राज्य या राज्य समूह संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कोई भी राज्य अथवा राज्य समूह संघ से स्वतंत्र या संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मतलब यहाँ पर ध्यान रखना होगा, भारत का कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। जैसे एक यहाँ पे शब्द प्रयोग किया जाता है, उसको मैं आपको बताता हूँ क्या, कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये शब्द यहां पर प्रयोग किया जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये शब्द यहां पर प्रयोग किया जाता है। भारत क्या है भैया, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत में जो राज्य हैं वो समाप्त किए जा सकते हैं या उनका विनाश हो सकता है। विनाश का मतलब यह है कि राज्य, जैसे अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है, या नाम परिवर्तित किए जा सकते हैं, सीमा परिवर्तित की जा सकती है उनकी। तो पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि प्रांत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, या हमारा जो संघ है वो प्रांतों से समझौते का परिणाम नहीं है, और ये प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से ही बनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना होगा, क्या कि भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, यानी संघ भारत का अविनाशी है। यानी भारतीय संघ क्या है, अविनाशी है, विभक्त नहीं हो सकता, अखंड है। राज्य विनाशी है, यानी राज्यों को समाप्त किया जा सकता है, उनका नाम बदला जा सकता है, उनकी सीमा बदली जा सकती है, आगे के अनुच्छेद में आप पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि कोई भी भारतीय राज्य स्वेच्छा से ना तो अपना नाम बदल सकता है और ना ही अपनी सीमा को बदल सकता है। तो तीसरी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे तो भारतीय संघ जो है वो अमेरिकन संघ से अलग है। तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, तो आप समझ जाएंगे कि भारत में राज्य विनष्ट हो सकते हैं, राज्य समाप्त हो सकते हैं, और संघ अविनाशी है। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संघ किसी भी प्रांत से समझौते का परिणाम नहीं है।
कोई भी राज्य अथवा राज्यों का समूह संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। राज्यों को ऐसे अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य स्वेच्छा से अपना नाम या सीमा परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो इतना आप जान गए। अब हम फेडरेशन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे अमेरिका के संविधान की कुछ बातें आपको हम बताते हैं। जैसे अमेरिकी संघ को क्या कहा जाता है? अमेरिका के संविधान को अगर हम पढ़ेंगे तो अमेरिका का जो हमारा संविधान है, तो अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि जो हमारा अमेरिका है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी अमेरिका के बारे में यह कहा जाता है कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत के बारे में क्या कहा जाता है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो अमेरिका क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इस बात से स्पष्ट होता है कि अमेरिकन संघ भी भारतीय संघ के समान अविनाशी है, यानी नष्ट नहीं हो सकता या विभक्त नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर एक बात और कही गई है कि अमेरिका के राज्य भी अविनाशी हैं। इसका मतलब अमेरिका के राज्य को संघ मनमाने तरीके से या संघ अपनी मर्जी के अनुसार ना तो उनकी सीमा बदल सकता है, ना ही उनका नाम बदल सकता है। तो अमेरिकी संघ में ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम तुलना करें तो मैंने बताया ना कि अमेरिका के संघ में जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे दोहरी नागरिकता। अमेरिका के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, आप ध्यान रखेंगे। अमेरिका में राज्यों का पृथक संविधान है, अलग संविधान है। अमेरिका में राज्य अविनाशी हैं। भारत में अगर इन तीनों के आधार पर तुलना करेंगे तो भारत में नागरिकता कैसी है? आप जानते हैं भारत में एकल नागरिकता है, राज्यों का कोई पृथक संविधान नहीं है। और हमारे यहाँ राज्य क्या हैं? विनाशी हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि भारत के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है। और यूनियन शब्द का सरल मतलब ही होता है संघ। यानी भारत ने अपने संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, परिसंघ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। और संघ जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो जो फेडरेशन बनाम यूनियन का एक विचार है वो यहाँ से आपका स्पष्ट हो जाएगा। फेडरेशन में राज्यों को ज़्यादा अधिकार होते हैं, राज्यों की अपनी नागरिकता, राज्यों का अपना संविधान, राज्य अविनाशी होते हैं, जैसे अमेरिकन राज्य अविनाशी हैं। जबकि भारत में अगर आप देखेंगे तो एकल नागरिकता, राज्यों का अलग कोई संविधान नहीं, और साथ ही साथ भारतीय राज्य जो हैं वो विनाशी हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपको किताब में कई बार मिलता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है और अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ से मेरी समस्या आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो आगे हम सब अनुच्छेद 2 को डिस्कस करते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 आप समझिए और उसमें परिसंघ बनाम संघ के मुद्दे को समझिए। अब अनुच्छेद 2 को आपको मैं समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चे 2 और 3 में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है, तो इसको ध्यान से आप समझना। देखिए अनुच्छेद 2 हिंदी में जो लिखा गया है थोड़ा सा कठिन है। क्या कहता है अनुच्छेद 2? क्या कहता है कि संसद, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना, संसद को अधिकृत किया गया है किसके लिए? नए राज्यों की स्थापना के लिए और नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश के लिए। यानी कि नए राज्य की स्थापना और नए राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर, यानी कि संसद विधि पूर्वक, विधि द्वारा जो भी शर्तें या जो भी बंधन या निर्बंधन उचित समझे, जैसा लिखा है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। ये हो सकता है आपको पढ़ने में कठिन लगे, लेकिन इसको आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी पहली चीज़ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 2 शब्द हैं, नए राज्यों का संघ में प्रवेश और उनकी स्थापना। यानी संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश और उनकी स्थापना का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। और संसद को ये अधिकार विधि द्वारा, यानी वो विधि पूर्वक
ऐसे निर्बंधन और ऐसी शर्त जैसा उसको लगे उन शर्तों पर वो किसी राज्य की स्थापना कर सकती है और उस राज्य को संघ में प्रवेश दे सकती है। यानी यहाँ पर अनुच्छेद 2 प्रकार की शक्तियाँ संसद को देता है। पहला क्या कि वो किसी नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। दूसरा, वो नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। हो सकता है ये आपको कठिन लग रहा हो। देखिए, इसका सीधा सरल मतलब है कि जो अनुच्छेद 2 है वो संसद को ऐसे राज्यों की स्थापना का अधिकार देता है जो भारतीय संघ में पहले से शामिल नहीं है। उनको वो 2 काम कर सकती है, यानी कि जैसे वो किसी ऐसे क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकती है जो संघ शासित प्रदेश हो या अधिग्रहित क्षेत्र हो, और साथ ही साथ उन राज्यों की स्थापना के साथ साथ उनको भारतीय संघ में प्रवेश भी दे सकती है, या भारतीय संघ में प्रवेश देने का अधिकार संसद के पास है। यानी सरल भाषा में अगर हम अनुच्छेद 2 को समझना चाहें तो यहाँ पे क्या है कि संघ में संसद ऐसे राज्यों को प्रवेश दे सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है। जैसे आज़ादी के बाद जब आप पढ़ेंगे तो जब हमारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, तो उस समय 14 राज्य थे। अब 14 राज्य थे, उसके बाद फिर वर्तमान में 28 राज्य हैं। 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ करके संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 14 से 28 हुए, तो चाहे वो मुंबई राज्य से गुजरात का अलग होना हो या गुजरात महाराष्ट्र नामक नए राज्य बने, तो ये क्या हुई, नए राज्यों की स्थापना हुई। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि पहले एक राज्य होता था बम्बई, और 1960 में बम्बई को विभाजित करके या भाषा के आधार पर जो विवाद वहाँ पर हुए उसके आधार पर 2 राज्य बने। एक बना आपका गुजरात और एक आपका बना महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जब तक बम्बई है तो बम्बई भारतीय संघ का हिस्सा है, लेकिन बम्बई को विभाजित करके 2 राज्य बने। कौन कौन से? गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये क्या हुई, नए राज्यों की स्थापना। ये क्या हुई, नए राज्यों की स्थापना। किसने किया? संसद ने किया। यहाँ पर ध्यान रखना, नए राज्य की स्थापना करने का अधिकार किसको है? संसद को है। विधि पूर्वक संसद विधि द्वारा अपनी शर्तों पर, ऐसे बंधन पर जो वो उचित समझे वो लगा करके नए राज्य की स्थापना कर सकती है। अब इन दोनों राज्यों को भारतीय संघ का हिस्सा बना दिया गया, तो इनका भारतीय संघ में क्या हो गया? प्रवेश हो गया। इनका भारतीय संघ में प्रवेश हो गया। तो दोनों शर्तें यहां से पूरी हो रही हैं, यानी अनुच्छेद 2 जो है वो संघ में नए राज्यों के प्रवेश और साथ ही साथ राज्यों की स्थापना से संबंधित है। ये चीज अगर आप स्पष्ट रखेंगे तो आप क्लियर रहेंगे। जो अनुच्छेद 3 है वो भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वो किसी राज्य का नाम, उसका क्षेत्र, उसकी सीमा परिवर्तित कर सकती है। अनुच्छेद 2 जो है वो भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वो किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है और साथ ही साथ उस नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित भी कर सकती है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। संसद को यह अधिकार है कि वो किसी नए राज्य की स्थापना करे और उसे भारतीय संघ में सम्मिलित भी करे। इसके बाद हम सब अनुच्छेद 3 को डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 3 ये भी संसद को ही कुछ कार्य सौंपता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी संसद विधि पूर्वक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में, क्षेत्रों में और नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसको समझना होगा। इसको कई पॉइंट में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले, नए राज्य का निर्माण कैसे? संसद किसी 2 राज्यों के हिस्से को निकाल करके किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या किसी राज्य का विभाजन करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या भारतीय राज्य क्षेत्र और किसी राज्य का कोई हिस्सा मिला करके नया राज्य बना सकती है। तो संसद को नए राज्य के निर्माण का अधिकार है। ये कितने तरीके से होता मैंने आपको बताया कि दो राज्यों के कुछ हिस्सों को मिला करके, एक ही राज्य के कुछ क्षेत्र को अलग करके, या भारतीय राज्य क्षेत्र के कुछ हिस्से को और किसी राज्य के कुछ हिस्से को मिला करके राज्य का निर्माण करना। तो भारतीय संसद अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। इसके साथ साथ क्या है? वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन कर सकती है। यानी किसी राज्य का नाम अगर बदलना है तो ये भी संसद ही करेगी। उसकी सीमा को बदल सकती है, उसके क्षेत्र को बदल सकती है,
अब यहाँ पे कुछ और विचारणीय प्रश्न है और यहीं पर आपका वो कथन क्लियर हो जाएगा कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यहाँ पर पहली चीज़ समझेंगे कि अनुच्छेद 3 के तहत यदि संसद कोई भी कार्य करती है, चाहे वो किसी राज्य का नाम बदलना हो, चाहे वो सीमा बदलना हो, चाहे क्षेत्र बदलना हो या किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, तो जब अनुच्छेद 3 के तहत संसद ये कार्यवाही करेगी तो ऐसा विधेयक, ध्यान से समझना, ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होगा। यानी अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है, वर्तमान राज्य की सीमा बदलनी है, या राज्य का क्षेत्र परिवर्तित करना है, या राज्य का नाम परिवर्तित करना है, तो संसद ये कर सकती है, लेकिन ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा। यानी ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति पहले अनुमति देगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि राज्य की इसमें क्या भूमिका है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संबंधित राज्य के यानी जिस राज्य का नाम, क्षेत्र अथवा सीमा बदलना है, जैसे मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, तो ये मान लेते हैं तेलंगाना बनेगा, तो प्रक्रिया क्या है कि तेलंगाना बनने की जो प्रक्रिया होगी, संसद में जब विधेयक आएगा तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा। राष्ट्रपति उस विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल को विचार करने के लिए भेज सकता है और साथ ही साथ एक अवधि भी निर्धारित कर सकता है कि इस अवधि में आपको इस पर अपना विचार देना है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि विधानमंडल का विचार कैसा होना, या बाध्य है या नहीं है, या बाध्यकारी है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होंगे। राष्ट्रपति एक निर्धारित समय सीमा के अंदर राज्य विधानमंडल को इस पर अपना परामर्श देने के लिए उसे इस विधेयक को भेजेगा। राज्य विधानमंडल का जो परामर्श होगा उसको मानना या ना मानना ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति पर निर्भर है, या कह सकते हैं कि संसद की इच्छा पर अंतिम रूप से निर्भर है। यानी कि विधानमंडल जो भी राय देगा वो किसी भी तरीके से संसद के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है कि यदि विधानमंडल निर्धारित समय में उस विधेयक को या उस विधेयक पर अपनी राय ना दे तो ऐसा होने पर भी संसद नए राज्य का नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो दो चीज़ें स्पष्ट यहाँ पर रखनी है कि ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं, और यदि किसी राज्य का नाम, क्षेत्र अथवा सीमा बदलना है तो ये उस राज्य की इच्छा के खिलाफ जाकर के भी हो सकता है। या कह सकते हैं कि संसद को इस मामले में अनन्य अधिकारिता है कि वो राज्य से बिना परामर्श के या बिना उसकी सलाह से भी ऐसा कार्य कर सकती है, या राज्य सहमत नहीं होता है। जैसे जब आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर के तेलंगाना बनना था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया का विरोध किया था। आंध्र प्रदेश के एक बड़े हिस्से में इसका विरोध किया गया था। विधानमंडल इस बात को लेकर के सहमत नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी 2014 में तेलंगाना की स्थापना की गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रश्न इसी बात को लेकर के है, या विचार इसी बात पर होना है कि क्या संसद राज्य विधानमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य है? बिल्कुल बाध्य नहीं है। विधानमंडल या निर्धारित समय अपनी राय नहीं भेजता है तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, राज्य का निर्माण हो जाएगा, बशर्ते राष्ट्रपति एक निर्धारित अवधि में विधानमंडल के पास ऐसे प्रस्ताव को विचार के लिए भेजता है। इसके अलावा अगर कोई राज्य चाहे कि वो अपने क्षेत्र को या अपने नाम को या सीमा को परिवर्तित कर दे तो ये भी संसद के ऊपर है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक बार हुआ था कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए एक विधानमंडल का प्रस्ताव संसद को भेजा गया था, केंद्र को भेजा गया था, लेकिन उस पर विचार करने से संसद ने मना कर दिया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, किसी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन कौन कर सकती है? संसद। और प्रक्रिया क्या है कि वो विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा संसद में, और राष्ट्रपति एक निर्धारित अवधि के लिए या निर्धारित अवधि बताते हुए विधानमंडल को उसे भेज सकता है। इसी से स्पष्ट होता है क्या कि भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। यानी संसद किसी राज्य को विनाशी राज्य इसीलिए कहा जाता है, उसको एक प्रकार से कह सकते हैं राज्यों का विनाश हो सकता है। विनाश का मतलब यह है कि नाम बदल सकता है, क्षेत्र बदल सकता है, सीमा बदल सकता है, उस राज्य को समाप्त किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, उस राज्य को संघ शासित प्रदेश में बदला जा सकता है, और ये काम कौन करेगी? संसद करेगी। और अमेरिका में मैंने क्या बताया कि अमेरिका में अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, यानी वहाँ की संसद राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इस मामले में भारतीय संसद को ज़्यादा अधिकार सौंपे गए हैं।
अब अनुच्छेद 4 हम सब देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 4 ये बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी इसका सरल मतलब है कि अनुच्छेद 2 और 3 को क्रियान्वित करने के लिए जो विधियां बनाई जाती हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं मानी जाती, या एक तरह से कह सकते हैं कि वो संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा इन विधियों का निर्माण करना आवश्यक नहीं है। तो फिर बात आती है कि फिर ये कैसे बनती हैं। तो 2 या 3 के तहत कोई भी यदि संशोधन होता है या कोई भी विधि बनती है तो वो साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा बन जाता है। सरल भाषा में हम यही कह सकते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन संविधान संशोधन नहीं होते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जब कोई विधि बनाई जाती है तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है और इनको संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न हम सब विचार लेते हैं कि जैसे किसी राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन या नए राज्य की स्थापना को संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत किसी भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेश को दे सकता है। ये मामला पहली बार बेरूबारी मामले में आया था। बेरूबारी मामला 1960 में हुआ था जिसमें बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाना था। इसका बहुत व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ, राजनीतिक विरोध हुआ। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संसद को किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेश को दिए जाने का या देने का कोई अधिकार नहीं है। यदि भारतीय संसद किसी भारतीय राज्य क्षेत्र के हिस्से को किसी दूसरे देश को देना चाहती है तो ऐसी स्थिति में उसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके ही ऐसा कार्य वो कर सकती है। मतलब कि यदि भारत का कोई राज्य क्षेत्र किसी विदेश को दिया जाना हो, किसी दूसरे देश को दिया जाना हो, तो यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत ही संपन्न हो सकती है, ना कि साधारण विधान से। तो दोनों चीज़ें आप समझिए, यानी कि नया राज्य बनाना हो, नए राज्य की स्थापना करनी हो या फिर नाम बदलना हो, सीमा बदलनी हो, ये साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया से होता है। किंतु या कह सकते हैं कि यदि भारतीय संघ का कोई हिस्सा किसी देश को देना हो तो वो साधारण विधान से नहीं दिया जा सकता, उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। दोनों चीज़ें आप समझेंगे। तो ये मामला बेरूबारी में पहली बार स्पष्ट हुआ था। तो इस तरह से भारतीय संघ के ये चारों अनुच्छेद आपके क्लियर हो चुके हैं। 1 में क्या है, 2 में, 3 में, 4 में। संघ बनाम परिसंघ क्या है, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ क्या है, बेरूबारी मामला जरूर ध्यान रखेंगे। क्या भारतीय संसद किसी राज्य क्षेत्र को बिना संविधान संशोधन के विदेश को दे सकती है, ये प्रश्न यहाँ पर उठता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 को हम लोगों ने समझा है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2 मुद्दे मैं आपको और समझाता हूँ। एक चीज़ एकदम स्पष्ट रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी देश को, यानी कि विदेश को या किसी दूसरे देश को देना हो तो इसके लिए हमें संविधान संशोधन करना होगा, और वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी यदि भारत अपना कोई राज्य क्षेत्र का हिस्सा किसी अन्य देश को सौंपता है तो ऐसी स्थिति में उसे संविधान संशोधन करना होगा। एक निर्णय और है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सीमा विवाद निपटाने के लिए कोई समझौता या संधि की जाती है तो उसके लिए संविधान संशोधन नहीं आवश्यक होगा। ये कार्यपालिका के आदेशों द्वारा संभव हो सकता है। अब यहाँ पे 2-3 मुद्दे हैं जो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आपके काम के हैं। सबसे पहला एक बेरूबारी मामला है जो अभी मैंने उल्लेख किया। तो बेरूबारी मामले में पहली बार ये प्रश्न उठा, सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि क्या संसद के पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप दे। तो इस पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को ऐसी शक्ति नहीं है। संसद ऐसा कार्य अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के द्वारा ही कर सकती है। तो बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने के लिए 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 किया गया था। यानी ये मामला बेरूबारी से संबंधित है। इसके बाद जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 2015 में हुआ था, वो बांग्लादेश और भारत के बीच इनक्लेव या अंतः क्षेत्रों के अंतरण से संबंधित है। इसके लिए भी संविधान संशोधन किया गया था। भारत बांग्लादेश के बीच में ये इन अंतः क्षेत्रों को लेकर के या इनक्लेव को लेकर के 1974 में ही एक समझौता हुआ था, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक ये मामला
पेंडिंग रहा और फिर 100वें संशोधन द्वारा इस विवाद को सुलझाया गया। अब यहीं पर एक और मामला है जो आपको समझना है। एक है कच्चा द्वीप विवाद भारत और श्रीलंका। एक द्वीप है कच्चा द्वीप। तो कच्चा द्वीप जो द्वीप है वो भारत सरकार ने श्रीलंका को बिना संविधान संशोधन के, बिना अनुच्छेद 368 के संवैधानिक संशोधन के सामान्य संधियों के द्वारा सौंप दिया है। इस मामले को लेकर के तमिलनाडु पिछले कुछ सालों से लगातार विरोध करता है, क्योंकि मछुआरों को पकड़ने की घटना से तमिलनाडु श्रीलंका के ऊपर काफ़ी आरोप लगाता है। तमिल सिंघल विवाद भी एक बड़ा कारण है तमिलनाडु के लोगों में श्रीलंका के प्रति जो एक प्रकार का दुराग्रह है। तो हाल ही में या कुछ दिन पहले कह सकते हैं कि तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, और वो याचिका इसी आधार पर डाली गई है कि कच्चा द्वीप भारत का क्षेत्र है और भारत सरकार ने बिना 368 के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का पालन करते हुए इस क्षेत्र को श्रीलंका को सौंप दिया है। इसलिए उसने इस आधार पर चुनौती दी है कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो इन तीन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि कैसे हम कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को दे सकते हैं, उसमें क्या मामले हैं, और कच्चा द्वीप विवाद क्या है, किन देशों के बीच में है, और इसमें क्या संवैधानिक मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका के रूप में पड़ा हुआ है। इस पर अब विचार होना है। तो ये सारे मुद्दे हैं, यानी इस जो ये हमारा वीडियो है इसमें हमने भाग 1 को पढ़ा है। अभी भाग 1 से जुड़ी हुई एक चीज़ और है जो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि भारत में जो देसी रियासतों का एकीकरण हुआ है और देसी रियासतों के एकीकरण के साथ साथ जो नए राज्यों का बनना हुआ है, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हुई है, उससे संबंधित कमेटियाँ, और साथ ही साथ फिर जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना है उसकी सिफारिश पर जो हमारा 7वां संशोधन किया गया है, तो राज्य कैसे बने हैं और क्या क्या मुद्दे थे, किन आधार पर राज्यों की मांग हुई, इसको हम दूसरे चरण में समझेंगे। तो पहले चरण में ये आप समझिए और इस पर विचार करिए।